ब्रह्मांड की शुरुआत में ना रोशनी थी, ना अंधकार, ना कोई पल। कहा जाता है उस वक्त समय खुद भी मौजूद नहीं था। फिर जब ब्रह्मांड ने पहली बार सांस ली, उसी पल समय जन्मा था। एक ऐसी ताकत जिसे इंसान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। कोई कहता है समय सीधा चलता है, कोई मानता है वो मुड़ता है, और कुछ विश्वास करते हैं कि वह रुक भी सकता। यही रहस्य खुलता है टाइम ट्रैप की कहानी में, जहाँ इंसान खुद समय के जाल में फंस जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हॉपर अपने कुत्ते के साथ एक वीरान जगह में किसी चीज की तलाश कर रहा था। हॉपर एक आर्कियोलॉजिस्ट था। तभी उसकी नजर दूर पहाड़ी पर एक गुफा के मुहाने पर पड़ी। हॉपर उस ओर चल पड़ा। गुफा के मुहाने पर पहुंचकर हॉपर ने टॉर्च से अंदर देखा। अंदर एक आदमी खड़ा था। हॉपर ने उसे कई बार आवाज दी, पर वह आदमी एक मूर्ति की तरह खड़ा रहा, जैसे समय उसके लिए थम गया हो। हॉपर को कुछ समझ नहीं आया। वह उस समय अपने कुत्ते के साथ वापस अपने स्टूडेंट्स के पास चला गया। स्टूडेंट्स से अलविदा कहकर हॉपर वापस उस रहस्यमय गुफा के पास लौट आया। लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ हॉपर ने सबसे पहले गुफा के मुहाने पर रस्सी बांधी, ताकि भीतर जाने में कोई खतरा न हो। उसका डॉग भी साथ था, लेकिन जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचा, डॉग ने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। हॉपर ने एक बार फिर उस अजीब इंसान की तरफ देखा। वो अब भी वहीं स्थिर खड़ा था। हॉपर ने तय किया कि वो अकेले अंदर जाएगा, लेकिन कुछ ही कदम भीतर बढ़ने पर उसने महसूस किया कि सामने की हवा अजीब ढंग से कांप रही है, जैसे कोई अदृश्य दीवार गुफा और बाहरी दुनिया के बीच खड़ी हो। यह दृश्य हॉपर को और ज्यादा आकर्षित करने लगा। बिना कुछ सोचे वो उस हवा को पार करता हुआ गुफा की गहराई में उतर गया। लेकिन हॉपर नहीं जानता था कि जब उसने पहली बार उस अदृश्य दीवार को पार किया, तब गुफा के बाहर पूरे 3 दिन गुजर चुके थे। हॉपर की अचानक गुमशुदगी से टेलर समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपने 4 दोस्तों को इकट्ठा किया और पहाड़ियों में हॉपर को खोजने निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें हॉपर की कार नहीं मिली, लेकिन एक पुरानी बस में हॉपर की बचपन की फैमिली फोटो जरूर मिली। टेलर को लगा कि शायद हॉपर अकेले अपने परिवार की खोज में यहाँ आया था, जो सालों पहले रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया था। इसका मतलब था कि हॉपर आसपास ही कहीं था, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तभी नीचे क्या है यह समझना मुश्किल था। फिर भी 4 दोस्तों ने नीचे उतरने का फैसला किया, जबकि डरा हुआ फरवी बाहर ही रुक गया, बिना यह जाने कि यही फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बनने वाला था। बाकी चारों दोस्त रस्सी के सहारे नीचे उतरते गए। रास्ते में उन्होंने भी उस अदृश्य हवा की दीवार को पार किया, लेकिन उन्हें कोई रुकावट महसूस नहीं हुई। अब सीन यहीं कट होता है और फिर हम वापस हॉपर को देखते हैं, जो उस अदृश्य दीवार को पार करके उस आदमी की तरफ बढ़ता है जो एक स्टैचू की तरह खड़ा था। जैसे ही वह उस आदमी के करीब पहुंचा, उसका शरीर धीरे धीरे हिलने लगा, और तभी जब हॉपर उस अदृश्य दीवार के पार गया, वह आदमी अचानक चलने लगा, जैसे समय फिर से बहने लगा हो। यह देखकर हॉपर का दिल तेजी से धड़कने लगा, और तभी गुफा के अंदर एक और अजीब घटना घटी। बाहर की रोशनी अजीब तरह से कांपने लगी, जैसे किसी और शक्ति का उस पर काबू हो। इसके साथ ही गुफा से एक गहरी दहाड़ गूंजी, जिसने हॉपर को वहीं जड़ कर दिया। उसकी सांसें थमने लगी, और तभी एक इंसानी चीख उसकी रूह तक उतर गई। अब हॉपर को यकीन हो गया कि यह जगह बेहद खतरनाक है। डर से कांपता हुआ हॉपर बिना पीछे देखे गुफा से बाहर भागा, लेकिन जब वो बाहर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। जो थोड़ी देर पहले दिन था, अब वहां रात हो चुकी थी, और उसका कुत्ता भी उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। थोड़ी राहत की बात यह थी कि उसकी कार अभी भी वहीं थी, लेकिन जैसे ही वह कार तक पहुंचा, उसने देखा कि कार झाड़ियों में पूरी तरह से छुप चुकी थी और अब स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। शुरुआत में हॉपर को लगा कि शायद किसी ने मजाक किया है, मगर जब उसने अपना आईडी कार्ड देखा, जो ऑक्सीडेशन के चलते पूरी तरह पीला पड़ चुका था, तब उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। मगर सोचने का वक्त नहीं था। उसे जल्द से जल्द वहां से निकलना था। इसी बेचैनी में उसकी नजर एक पुरानी कार पर पड़ी, जो रास्ते में खड़ी थी। हॉपर ने मदद की उम्मीद में जोर से आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब उसने सोचा कि शायद इस कार से बैटरी निकालकर अपनी गाड़ी चला सके, लेकिन जब वह उस गाड़ी के करीब गया, उसकी धड़कनें फिर से थम गई। वो गाड़ी सालों से वहीं खड़ी थी, जबकि हॉपर को अच्छे से याद था कि जब वो पहली बार यहाँ आया था, तब वहाँ कोई गाड़ी नहीं थी। तभी उसकी नजर उस कार के अंदर एक पुराने बैकपैक पर पड़ी। वो उसके स्टूडेंट टेलर का था। हॉपर ने हर तरफ टेलर को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब हॉपर घबरा गया था। उसे लगा कि शायद टेलर भी उस गुफा के अंदर चला गया है। अपने स्टूडेंट की जान बचाने के लिए उसने एक बार फिर गुफा में लौटने का फैसला लिया। अब हमें वापस टेलर और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है, जो गुफा में उतर चुके हैं। जब वह गुफा के अंदर होते हैं, तभी गुफा के काफी गहराई से उन्हें किसी की चीख सुनाई देती है। यह आवाज सुनते ही सब डर जाते हैं, और जैकी घबराकर रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगती है। लेकिन तभी रस्सी अचानक टूट जाती है और जैकी नीचे गिर जाती है। फिर जब टेलर दूसरी रस्सी को हल्के से खींचता है, तो वह भी नीचे गिर जाती है। पहले तो टेलर को लगा कि शायद फरबी उनसे मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने रेडियो उठाकर गुस्से में फरबी को पुकारा, तो काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। टीम अभी हालात समझने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक उनके पास ही किसी भारी चीज के गिरने की तेज आवाज गूंजी। सबके कदम वहीं थम गए। टेलर ने खुद को संभालते हुए फिर से
फर्बी को रेडियो पर कॉल किया ताकि वह एक और रस्सी नीचे भेज सके। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। रेडियो पर अचानक फर्बी की चीख सुनाई दी। वो मदद के लिए पुकार रहा था। सब चौंक गए क्योंकि फर्बी तो एक बच्चा है, लेकिन यह आवाज किसी बच्चे की नहीं थी। इस आवाज ने टीम को और भी बेचैन कर दिया। सब ने मिलकर तय किया कि अब और इंतजार नहीं करेंगे और फर्बी को ढूंढने निकल पड़े। एक खुले से रास्ते से गुजरते वक्त उनकी नजर एंट्रेंस की तरफ गई, जहाँ की रोशनी असामान्य तरीके से कभी तेज हो रही थी तो कभी बुझ रही थी। इसी बीच कारा की नजर एक ऊंचे पत्थर पर पड़ी और जब वो उस पर चढ़ी तो देखा कि वहाँ एक टूटी हुई रस्सी पड़ी थी। स्पष्ट था कि यह वही रस्सी थी जिससे फर्बी उतरा था। लेकिन जैसे ही उसने नीचे झांका, उसका दिल कांप उठा। फर्बी का शरीर वहाँ बेसुध पड़ा था। सबके चेहरों पर गम और डर एक साथ झलकने लगा। टेलर ने जब रस्सी को ध्यान से देखा तो उसे यकीन हो गया कि कोई इसे जानबूझकर काट चुका था, जैसे फर्बी को नीचे जाने से रोकना चाहता हो। मगर यह बात समझ नहीं आई क्योंकि फर्बी तो हमेशा से डरपोक था और कभी अकेले नीचे उतरने की हिम्मत नहीं करता था। हालात को समझने के लिए टीम ने फर्बी के रिकॉर्डिंग डिवाइस की मदद लेने का फैसला किया। लेकिन जैसे जैसे फुटेज आगे बढ़ती गई, उनकी उलझन और भी गहरी होती चली गई। रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा था कि जब टीम नीचे पहुंची तब तक फर्बी के लिए 7 दिन बीत चुके थे। इन 7 दिनों में फर्बी ने हॉपर की जीप खोज निकाली थी और पहाड़ के बेस पर लगी एक इमरजेंसी रस्सी भी। एक परित्यक्त बस में उसे एक पुराना मिडिवल जर्नल भी मिला जिसमें लिखा था कि एक स्पेनिश रानी ने अपने पति की जान बचाने के लिए फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में एक एक्सपीडिशन भेजा था, लेकिन गुफा के मूल निवासियों ने उन पर हमला कर दिया। कुछ लोग मुश्किल से भाग पाए जबकि पूरी एक आर्मी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब फर्बी को एक और जर्नल मिला, हॉपर के पिता का। इससे पता चला कि हॉपर के माता पिता भी कभी इस गुफा में फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में आए थे, अपनी बीमार बेटी को बचाने के लिए। रिकॉर्डिंग में समय तेजी से बीतता गया और दिखा कि फर्बी के पास अब खाने का कोई सामान नहीं बचा था। वो समझ चुका था कि बाकी 4 लोग शायद कभी वापस नहीं आएंगे। उसके पास मैनुअल कार चलाने का विकल्प नहीं था और हजारों किलोमीटर पैदल लौटना असंभव था। ऐसे में उसने हॉपर की बॉडी को ढूंढने के लिए नीचे रस्सी से उतरने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो एंट्रेंस पर पहुंचा, वहां की रोशनी अचानक से तेज चमकी और फिर रस्सी टूट गई। फर्बी सीधा नीचे जा गिरा। कैमरे ने जो दिखाया वो इतना डरावना था कि ग्रुप के लोग उससे आगे की रिकॉर्डिंग देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और वीडियो बंद कर दिया। अब उनके सामने एक बड़ा सवाल था। जब टीम बस कुछ घंटों के लिए गुफा में थी तो फर्बी के लिए कैसे 7 दिन बीत गए, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन एक बात तय थी, इस सब के पीछे गुफा की रहस्यमयी प्रकृति ही जिम्मेदार थी। अब उनका मकसद था किसी भी हालत में यहाँ से जिंदा निकलना। मगर किसी को भी रस्सियों पर अब यकीन नहीं था। टीम में सिर्फ कारा ही एक एक्सपर्ट क्लाइंबर थी और उसने फैसला किया कि वह ऊपर चढ़ेगी और बाहर से मदद लाएगी। जैसे ही कारा गुफा के बाहर पहुंची, उसका दिल सहम गया। जो पहले घना और हरा भरा जंगल था, अब वो वीरान बंजर जमीन में बदल चुका था। हवा इतनी जहरीली थी कि वो लगातार खांस रही थी। जब उसने सैटेलाइट फोन निकाला तो देखा उसमें कोई सिग्नल नहीं था। तभी उसकी नजर एक विशाल रेत के तूफान पर पड़ी जो उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। सिग्नल ढूंढते हुए वो और ऊपर चढ़ी, लेकिन तब जो उसने देखा वो उसकी रूह तक को हिला देने वाला था। आसमान में एक तिकोना ढांचा तैरता हुआ नजर आ रहा था और चांद इतनी पास था कि उसकी सतह के गड्ढे भी बिना टेलीस्कोप के साफ दिख रहे थे। घबराहट में कारा तुरंत गुफा में वापस भागी और जो कुछ उसने देखा था वो सब ग्रुप को बताया। लेकिन ग्रुप को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उनके अनुसार तो कारा बस 1 सेकंड के लिए बाहर गई थी। इस बात को साबित करने के लिए कारा ने अपना रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाया और टेलर ने भी उसका साथ दिया, जिसमें साफ दिख रहा था कि कारा सचमुच सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही बाहर थी। जब दोनों रिकॉर्डिंग्स का मिलान किया गया तो सबके सामने एक ऐसा सच आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। गुफा के भीतर समय बेहद धीमी गति से चल रहा था और एंट्रेंस की चमकती बुझती रोशनी इस बात का संकेत थी कि बाहर सूरज हर पल उग और डूब रहा था। यही वजह थी कि जब भी कोई ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, गुफा से बाहर का हर सेकंड असल दुनिया में एक पूरा दिन बन जाता था। इतनी तेज रगड़ और वक्त का बोझ कोई भी रस्सी सह नहीं पाती थी, इसीलिए टूट जाती थी। अब टेलर ने एक बार फिर वो रिकॉर्डिंग देखी जिसमें फर्बी गिरा था, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता गया, रहस्य और डर और भी गहराते गए। फर्बी गिरने के बाद तुरंत नहीं मरा था। वो कुछ समय तक बेहोश रहा और फिर धीरे धीरे होश में आने लगा। टेलर के लगातार बुलाने पर आखिरकार फर्बी ने खुद को संभालते हुए रेडियो पर संपर्क करने की हिम्मत जुटाई। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको सन्न कर दिया। कैमरे की फुटेज में अचानक एक विशालकाय आकृति के पैर दिखाई दिए और उसी पल बिना किसी हिचकिचाहट के वो रहस्यमयी शख्स एक भारी पत्थर उठाकर फर्बी की जान ले लेता है। यह मंजर देखकर ग्रुप को एक बात साफ हो गई, गुफा के भीतर और भी लोग हैं और वो बेहद खतरनाक हैं। लेकिन असली डर की शुरुआत तो अब हुई थी। पी ने जब नई फुटेज को ध्यान से खंगाला तो उसे एक अजीब बात खटकी। जब फर्बी गिर रहा था
उस वक्त सूरज की रोशनी एक जैसी नहीं थी, उसकी दिशा लगातार बदल रही थी। पहले तो वीव को लगा शायद यह कोई कैमरा ग्लिच है, लेकिन जब उसने वीडियो को 10 गुना स्लो करके देखा तो उसकी रूह कांप उठी। वीडियो में जो सूरज चमक रहा था वो असल में होराइजन पर था और हर एक फ्लिकर एक पूरे साल के बीतने का संकेत दे रहा था। इस हिसाब से जब गुफा के अंदर सिर्फ 1 घंटा बीता था तब धरती पर हजारों साल गुजर चुके थे। यह जानकर कारा पूरी तरह टूट गई। वो जो अब तक उम्मीद लगाए बैठी थी कि शायद ऊपर जाकर मदद ले आएगी, अब उसे यकीन हो चला कि शायद अब धरती पर इंसान ही ना बचे हों। वो यह सब ग्रुप के साथ शेयर कर ही रही थी कि अचानक गुफा के मुंह से एक चमचमाता नीला रोड सीधा नीचे गिरता है और जमीन में धंस जाता है। ग्रुप इस ब्लू रोड के रहस्य को समझने की कोशिश में ही था कि तभी गुफा के मुहाने पर एक अजीब सा शख्स दिखाई देता है। उसकी लंबाई करीब 10 फुट, चेहरा मास्क से ढका हुआ और उसकी मौजूदगी ही काफी थी ग्रुप को डरा देने के लिए। वो बस चुपचाप उन्हें घूरता रहा बिना कोई हरकत के। तभी अचानक पीछे से एक जंगली आदमी उस पर हमला करता है, लेकिन उस विशाल शख्स ने अपनी ताकत और टेक्नोलॉजी से उसे जमीन पर ढेर कर दिया। उसके बाद उसने फिर से ग्रुप की तरफ देखा, लेकिन अब भी कुछ नहीं बोला। इस रहस्यमयी शांति से ग्रुप और ज्यादा घबरा गया। टेलर के लिए यह समझना मुश्किल हो गया कि यह शख्स दोस्त है या दुश्मन। इसीलिए सब ने मिलकर वहां से भाग निकलने का फैसला किया, ये सोचे बिना कि असली खतरा तो अब शुरू होने वाला है। एक संकरी सी पत्थर की सुरंग को पार करके वे एक खुली जगह पर पहुंचे। वहां थोड़ी राहत महसूस ही की थी कि जमीन पर एक ताजा लाश देखकर सबके होश उड़ गए। उसका शरीर अब भी गर्म था, जैसे मौत बस कुछ ही मिनट पहले हुई हो। जैकी ने उसका चेहरा देखा और कांप उठी। वो हॉपर की माँ थी जो 4 दशकों से लापता थी। उसके पास ही हॉपर के पिता का भी शव पड़ा था। ये सब देखकर ग्रुप अब भी सदमे में ही था कि उनकी नजर कुछ जंगली लोगों के एक झुंड पर पड़ी जो एक काऊ बॉय की लाश से सामान लूट रहे थे। टेलर ने तुरंत भांप लिया कि यही लोग फर्बी के कातिल हो सकते हैं। उसने सबको इशारे से चुपचाप दूसरी टनल की तरफ बढ़ने को कहा, लेकिन तभी उनमें से एक की नजर ग्रुप पर पड़ गई। अब किसी के पास भागने का रास्ता नहीं था। टेलर ने तय किया कि वो पीछे रहकर लड़ाई करेगा ताकि बाकी लोग बच सके। थोड़ी देर संघर्ष चला, लेकिन अंत में जंगली लोगों ने उसे बेहोश कर दिया और एक ने उसे मार डाला। कारा और 2 बाकी लोग किसी तरह एक संकरी सुरंग में छिप गए और जंगली इंसानों से बच निकले। जब वह लोग चले गए तो कारा वापस टेलर को देखने आई और उसे बुरी हालत में घायल पाया, लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई थी। वही विशालकाय शख्स फिर से वहां आ पहुंचा। कारा की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन इस बार वह कुछ नहीं बोला, बस तालाब से पानी भरने आया था। कारा की आंखों में आंसू देखकर वो रुक गया, फिर उसकी ओर बढ़ा। उसने कारा को शांत रहने का इशारा किया और धीरे से टेलर को उठाया और उसे तालाब में डूबा दिया। कारा घबरा गई, उसे लगा उसे मार रहा है, लेकिन उस विशालकाय प्राणी ने कारा को हाथ के इशारे से समझाया कि वो उसे बचा रहा है। तभी जंगली इंसान वापस लौटा। उन्होंने धमकी दी कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन जेंट ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और एक को जोरदार मुक्का जड़ दिया। इसी दौरान टेलर की सांसें वापस चलने लगी। वो जिंदा हो गया, लेकिन उसे अब भी यह नहीं पता था कि उसकी जान बचाने वाला उसका दुश्मन नहीं, मददगार था। इसी झड़प में एक जंगली ने गलती से जॉइंट का मास्क फाड़ दिया और फिर सच्चाई सामने आ गई। वो धरती की हवा में सांस नहीं ले सकता था। ऑक्सीजन की कमी के कारण उसका दम घुटने लगा। फिर भी उसने अपनी आखिरी ताकत से जंगली इंसानों को एक अजीब तकनीक से गिरा दिया, लेकिन खुद भी गिर पड़ा। टेलर ने आखिरकार समझा कि वो उनकी मदद कर रहा था। उसने तुरंत जॉइंट का मास्क उठाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सारा ऑक्सीजन लीक हो चुका था। जॉइंट के चारों ओर ग्रुप इकट्ठा हो गए। कारा ने उससे पूछा कि बाहर की दुनिया कैसी है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक डिवाइस निकाली और सबके चेहरे स्कैन करने लगा। उसमें सिर्फ मिसिंग पर्सन नोटिस दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे इंसानियत ने उन्हें कब का भुला दिया। फिर उसने अपनी बची हुई ताकत से एक प्रोजेक्शन एक्टिवेट किया जिसमें पूरी ह्यूमन हिस्ट्री सामने आ गई। ग्रुप ने देखा कि उनके गायब होने के 1000 साल बाद धरती की हवा इतनी खराब हो गई थी कि ऑक्सीजन खत्म हो चुका था। पेड़ पौधे, जानवर सब खत्म हो चुके थे। जो कुछ बचा था इंसानियत का। उसने एक ट्रायंगल शेप के फास्टर देन लाइट स्पेसशिप में बैठकर मंगल की ओर रुख किया था। इरादा था कि एक दिन धरती के इकोसिस्टम के ठीक होने के बाद वापस लौट आ जाएगा। ये सच्चाई जानकर टेलर और ग्रुप पूरी तरह बिखर गया। अब वह जान चुके थे कि उनका पुराना जीवन हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। भले ही वह गुफा से बाहर निकल भी जाए, अब वहाँ कुछ भी पहले जैसा नहीं मिलेगा। तभी टेलर को हॉपर का छोड़ा हुआ बैकपैक मिला और उसे याद आया कि वो यहाँ क्यों आए थे। उसने तय किया अब उन्हें हॉपर को ढूंढना होगा और आगे की राह खुद तय करनी होगी। उसने कोबॉय की लाश से एक पुराना रिवॉल्वर उठाया और फिर गुफा के अंधेरे की ओर बढ़ गया, जहाँ शायद उनके सारे सवालों
सवालों के जवाब छुपे थे। एक मोड़ पर रास्ता दो हिस्सों में बंट चुका था। वहीं टेलर की नजर जमीन पर पड़ी ग्लो स्टिक्स की एक कतार पर पड़ी, जिसे देखकर वो तुरंत समझ गया कि यह हॉपर की चाल है। शायद उसने यह स्टिक्स इसलिए छोड़ी होंगी ताकि रास्ता याद रहे और कोई भटक ना जाए। उन ग्लो स्टिक्स को फॉलो करते हुए टेलर धीरे धीरे आगे बढ़ा और जल्द ही उसे एक अजीब सा नजारा दिखा। सामने एक आदिवासी दिखाई दिया जो अपनी मरणासन्न माँ के लिए लेदर का पानी का पाउच ले जा रहा था। लेकिन जो चीज वाकई डरावनी थी वो थी वहाँ बिखरी पड़ी जंगली इंसानों की लाशें। हर एक के शरीर में गोलियों के निशान थे, जैसे हाल ही में कोई भयानक मुठभेड़ हुई हो। टेलर समझ गया कि यह सब हॉपर का ही काम है और शायद वो अब भी जिंदा है। उसने आदिवासी को अनदेखा किया और सीधा उस गुफा की ओर बढ़ चला। गुफा के भीतर कुछ कदम चलने के बाद टेलर एक कोने तक पहुंचा, जहां उसने हॉपर को बेसुध पड़ा देखा। वो जितना भी चिल्लाया, हॉपर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस एकटक ऊपर किसी चीज को घूरता रहा। टेलर ने भी ऊपर देखा और जो नजारा सामने था उसने उसकी रूह तक हिला दी। एक चमकदार नीला बैरियर रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर रहा था, जिसके बाहर एक गुफा थी और उस पार एक जंगली इंसान एक छोटी लड़की का पीछा कर रहा था। हॉपर ने टेलर की उलझन को भांपते ही कहा, वो मेरी बहन है। उसने बताया कि इस गुफा के भीतर समय बेहद धीरे चलता है, बाहर से देखने पर जैसे सब कुछ थम गया हो। हॉपर ने कहा कि यह तो बस शुरुआत है, असली रहस्य तो उस गुफा के भीतर छुपा है। वहाँ का दृश्य किसी सपने जैसा था। मेडिवल युग के कुछ सैनिक जंगली इंसानों के एक झुंड से लड़ते दिख रहे थे। शायद यह वही स्पेनिश क्वीन की खोई हुई सेना थी जिनकी कहानियां अब तक बस किताबों में थीं। बाहर सदियां बीत चुकी थीं, लेकिन गुफा में जंग अभी शुरू ही हुई थी। वक्त की रफ्तार यहाँ इतनी धीमी थी कि इसे समझ पाना लगभग नामुमकिन था। टेलर ने हॉपर की बहन को बचाने की नियत से बैरियर की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि हॉपर ने उसे झट से रोक लिया। हॉपर ने कहा, अगर तुम एक सेकंड के लिए भी इस बैरियर के उस पार गए तो इस तरफ हजारों साल बीत जाएंगे और जब तक तुम वापस लौटोगे हम सब कब के मर चुके होंगे। उनके पास एक ही चारा था, जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ देना। टेलर ने भारी मन से हॉपर की बात मानी और उसे वहां से निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर हॉपर के सीने के जख्म पर पड़ी जो उसे हिलने भी नहीं दे रहा था। उसी समय वह जादुई पानी जिसे लड़की ने एक जंगली इंसान पर डाला था अपना असर दिखाने लगा और वह एक एक कर उठने लगे। अब यह तय था कि अगर कुछ नहीं किया गया तो कोई नहीं बचेगा। हॉपर ने हालात को समझते हुए टेलर से उसकी रिवॉल्वर मांगी और कहा कि वह अपनी बची खुची ताकत का इस्तेमाल करेगा ताकि दूसरों को भागने का वक्त मिल सके। उसने चीखते हुए कहा, भागो जब तक मौका है। उसकी आवाज सुनते ही पूरा ग्रुप टनल की ओर दौड़ पड़ा, अपने पुराने एग्जिट की तरफ। लेकिन जैसे ही वह उस जगह पहुंचे उन्होंने देखा कि जहां पहले एक सफेद चमकती रोशनी थी वहां अब एक स्थिर हरे रंग का ग्लो फैला हुआ था। सभी के चेहरे पर उलझन थी, लेकिन वक्त कम था। वे तुरंत चंट की लैडर की ओर भागे जिससे वह बाहर निकल सकते थे। जैसे ही वे लैडर के पास पहुंचे उन्होंने देखा कि एग्जिट अब एक चमकते हुए हरे लिक्विड से पूरी तरह ब्लॉक हो चुका था। नीचे जंगली इंसान खड़े होकर उन्हें घूर रहे थे। स्थिति को समझने के बाद कारा ने हिम्मत करके अपना हाथ उस लिक्विड में डाला, लेकिन तुरंत ही एक अज्ञात प्राणी ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। कारा ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया। टेलर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नीचे एक जंगली आदमी लैडर में चमकते हुए एक बटन को देख रहा था। उसने जैसे ही एक बटन दबाया टेलर और बाकी सबका संतुलन बिगड़ गया और वे गिरने लगे। इस अफरा तफरी में कारा पूरी तरह से उस लिक्विड पूल के अंदर खींच ली गई। लेकिन जो सबसे हैरान कर देने वाली बात थी वो यह कि पूल के अंदर मौजूद प्राणी ने उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय उसके चेहरे पर एक ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। कारा की नजर से देखा जाए तो टेलर और बाकी लोग जैसे जमे हुए थे, समय जैसे थम गया हो। तभी पानी से 3 इलेक्ट्रॉनिक टेंटिकल्स निकले। उन्होंने टेलर और बाकी लोगों को पकड़कर कसकर जकड़ लिया और हवा में उठा लिया। नीचे खड़े जंगली इंसानों की आंखों में सिर्फ हैरानी और सदमा था। कारा अचानक से फिर एग्जिट पर वापस आई और उसने बाकी लोगों को गाइड किया कि वह अपनी सांस रोके। फिर एक एक करके उसने सबको पानी के अंदर खींच लिया। नीचे खड़े जंगली इंसान बस उन्हें हैरानी से देख सकते थे। कुछ ही पलों बाद और ज्यादा टेंटिकल्स गुफा में घुस आए, लेकिन इस बार उन्होंने जंगली इंसानों को नजरअंदाज कर दिया और सीधे टनल के अंदर घुसकर कुछ ढूंढने लगे, जैसे किसी चीज की तलाश हो। सीन अचानक बदलता है और हमें फरबी दिखाई देता है जो किसी पानी से भरे पूल में अचानक होश में आता है। उसने चारों ओर देखा। वातावरण पूरी तरह अजीब था। एक विंडो से उसे धरती छोटी होती दिख रही थी, जैसे वो अब स्पेस में है। वो समझने की कोशिश ही कर रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी हॉपर पानी से बाहर निकला। दोनों ने एक दूसरे को देखा, हैरानी में डूबे हुए थे, लेकिन बोलने का मौका मिले उससे पहले टेलर और बाकी लोग भी वहां आ गए। उन्होंने नए यूनिफॉर्म्स पहन रखे थे। हॉपर के माता पिता और उसकी बहन को भी उसी जादुई पानी की मदद से बचा लिया गया था। एक नई शुरुआत, एक नई दुनिया की तरफ, और यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही सिनेमैटिक एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए दी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।